दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। दोस्तों, जैसा कि आप आजकल समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में पाकिस्तान से आ रही लगातार खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि जो पिछले दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं पाकिस्तान के दहशतगर्द, पाकिस्तान के आतंकवादी, तो जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई है, उल्टा चक्का शुरू हो गया है, उल्टे बांस बरेली को हो गए हैं। तो जो ये दशकों से भारत में आतंक मचाए हुए थे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी भारत भूमि में आकर भयंकर आतंकवाद मचा रहे थे। चाहे वो मुंबई के हमले हों, चाहे लाल किले का हमला हो, चाहे संसद पर हमला हो, चाहे मतलब दर्जनों ऐसे दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान अपने द्वारा पोषित आतंकवादियों के द्वारा भारत में करा रहा था। और अब जो खबरें आ रही हैं निकलकर, विशेषकर पाकिस्तान से, वो ये खबरें हैं कि ये कोई खास वजह क्या है कि वो हर एक आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए, हत्याओं के लिए, हमलों के लिए नामित था, या आरोप थे या सच्चाई थी, वो एक एक करके टपकाए जा रहे हैं। कोई अज्ञात बंदूकधारी आता है और वर्षों से एक एक आतंकवादी को उसको टपका देता है जिन्होंने भारत में आतंकवाद मचाया था। मोटे तौर पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए वो बताना भी चाहूँगा, जो 20-25 आतंकवादी जो पाकिस्तान में टपकाए गए हैं, और भारत का पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सरकार ये आरोप भारत की खुफिया एजेंसी रा के मत्थे मढ़ रही है कि रा ने पाकिस्तान में कथित आतंकवादियों की हत्या का दौर चलाया हुआ है, और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद भारत इन आतंकवादियों की हत्या करवा रहा। 2 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी रा द्वारा कथित तौर पर मारे गए हैं, और कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार तो ये संख्या 60, 70, 75 तक बताई जा रही है। लेकिन मैं इस बीच आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि जो आतंकी मारे गए हैं, जो दहशतगर्द पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, वो कौन थे और उन पे क्या आरोप थे, जिससे आपको डिटेल से उनके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, एक जो कथित तौर पर रा द्वारा टपकाए गए हैं, उनमें एक शाहिद लतीफ़ दहशतगर्द मारा गया है। उसने जो पठानकोट वायुसेना अड्डे पर 2016 का हमला करवाया था, जिसमें 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, और इसको अक्टूबर 2023 में सियालकोट में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली से उड़ा दिया। शाहिद लतीफ़ जैसे मोहम्मद का वरिष्ठ सदस्य था और भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की मोस्ट वांटेड सूची में ये शामिल था। अगला आतंकवादी जो निपटाया गया है, रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम। ये भी 2019 में पुलवामा हमला, जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उसमें शामिल था।
और सितंबर 2023 में पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मस्जिद के पास गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। तीसरा आतंकवादी जियाउर रहमान उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी, इस पर पुंछ राजौरी क्षेत्र में कई हमले, जिसमें 2023 का धनगरी गांव हमला जिसमें 5 मारे गए थे भारतीय, और 2024 का रियासी बस हमला जिसमें 9 भारतीय मारे गए थे, इनमें ये शामिल था। और अभी हाल ही में मार्च के महीने में ही 2025 में झेलम पंजाब पाकिस्तान के शहर में अज्ञात बंदूकधारी द्वारा टपका दिया गया। इसके अलावा चौथा आतंकवादी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज अहमद, ये कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन गतिविधियों को संचालित करता था, कश्मीर के आतंकवादियों को सपोर्ट करता था और पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादी भेजता था। और ये मार्च 2023 में रावलपिंडी पाकिस्तान में गोलाबारी में मारा गया अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा। और वैसे इसको हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर और भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल बताया गया है। एक नाम और जिससे आप चौंकेंगे वो है परमजीत सिंह पंजवार। ये महोदय खालिस्तान कमांडो फोर्स के जरिए पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में शामिल रहे हैं। ये खालिस्तानी आतंकी हैं जो भारत में कई हमलों में जिम्मेदार बताया गया था और इसकी भी मृत्यु 2023 में लाहौर में किसी ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। ख्वाजा शहीद उर्फ मियां मुजाहिद 2018 में सुजवान आर्मी कैंप हमला जिसमें 7 लोग मारे गए थे आर्मी के, इसको 2023 में पीओके में अपहरण के बाद सिर कलम करके इसकी हत्या कर दी गई। ये लश्कर तैयबा का सदस्य था। मौलाना रहीम उल्लाह तारिक भारत में जैसे मोहम्मद की गतिविधियों का समर्थक था, उनको समर्थन देता था और भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार था। और मौलाना मसूद अजहर का करीबी आतंकवादी था और नवंबर 2023 में कराची पाकिस्तान में इसकी हत्या कर दी गई। 8वां आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, ये भी लश्कर तैयबा में पाकिस्तान के गरीब नौजवानों को भर्ती करता था और उन्हें भारत में हमलों के लिए तैयार करता था। इसको भी कथित तौर पर नवंबर 2023 में खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में टपका दिया गया। ये भी लश्कर तैयबा का प्रमुख था। अब इस तरीके से ये लंबी लिस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि 24-25 तो पाकिस्तान की सरकार आरोप लगा रही है, वहाँ का मीडिया आरोप लगा रहा है, लेकिन ये संख्या 70-75 तक भी बताई जा रही है। अब सवाल होता है कि ये वाकई में एक आश्चर्य सा लगता है कि हर वो आतंकी पाकिस्तान में टपकाया जा रहा है जिसने कभी भी भारत में किसी भी हमले में संलिप्तता दिखाई या उसने खुद भारत में आकर हमला किया या आतंकवादियों को भेजा या उनके द्वारा कश्मीर में या भारत के अन्य हिस्सों में हमला करवाया, यानी किसी भी रूप में जो ये आतंकवादी जो थे शामिल रहे और इन पर कथित तौर पर हमला करवा के अपने बंदूकधारियों द्वारा इनको निपटा रही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसमें वास्तविकता क्या है। क्या वाकई में
भारतीय खुफिया एजेंसी रा अब इतनी ताकतवर हो गई है कि आईएसआई उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो बड़े आराम से भारत विरोधी दहशतगर्दों को टपका रही है और आईएसआई कुछ भी नहीं कर पा रही है, वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, वहाँ के नेता कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ की मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सच्चाई क्या है। दोस्तों, ये तो सही है कि ये आरोप भारत की खुफिया एजेंसी पर लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कोई भी सबूत मीडिया के सामने या भारत सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी है, कोई भी सबूत कि ये काम जो है भारतीय एजेंसी रा करवा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन हत्याओं की जिम्मेदारी कभी नहीं ली है और बल्कि भारत के विदेश मंत्री ने यहाँ तक कहा है कि हम इस तरीके की हत्याओं में या आतंकी गतिविधियों में विश्वास नहीं करते, ये हमारा काम नहीं है, ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हो तो कोई सबूत दिखाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें निकल कर कहाँ से आ रही हैं। तो दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी होती हैं जो इस तरीके का प्रचार अपने राष्ट्रीय हितों के कारण या कई कारणों के चलते करती हैं। तो पाकिस्तान ने ये दावा जो किया है कि इन हत्याओं के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रा को जिम्मेदार ठहराया है और 2024 में द गार्जियन और 2025 में अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने विदेशी धरती पर आतंकियों को निशाना बनाने की नीति अपनाई। पाकिस्तान ने इन कुछ मामलों में सबूत पेश किए, जैसे कराची में जाहिद अखुंद की हत्या में कथित तौर पर राक के हैंडलर और अफगान हत्यारों की भूमिका बताई। यानी कुछ विदेशी अखबारों ने इस तरीके के प्रचार किए हैं, लेकिन सबूत वो भी नहीं दे पाए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हत्याओं के पीछे असल में है कौन। भारत सरकार है, विदेश मंत्री हमारे हैं, वो भी इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कोई सबूत दिखाओ। इस तरीके के झूठे आरोपों से आप भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी जो खबर निकल कर आई है, जो पुख्ता भी लगती है, वो ये बताई जाती है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, यूएनओ ने पाक को पिछले वर्षों में ब्लैक लिस्ट किया था। यानी एक तरीके से विश्व की बिरादरी से पाकिस्तान को अलग कर दिया था और पाकिस्तान पर 27 प्रकार के आरोप लगाए थे और कहा था कि जो ये 27 आरोप हैं, इनको एक एक करके पाकिस्तान दूर नहीं करता है, ख़त्म नहीं करता है, तब तक राष्ट्रसंघ या आईएमएफ या जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके की मदद नहीं करेंगी। ना उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी, ना आईएमएफ से मदद मिलेगी, ना राष्ट्रसंघ से कोई मदद मिलेगी, ना ही विदेशों में पाकिस्तान कहीं से मदद ले पाएगा। तो दोस्तों, अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया था, उससे मजबूरी थी और ये आप मान रहे थे वहाँ आटा, दाल, चावल, नून, तेल यानी सब्जी, फ्रूट, जो आम आदमी के ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आसमान को छू रही हैं। वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे पीओके हो, कि वहाँ आटा लूटा जाता है, खाने के सामान की बोरियाँ लूटी जाती हैं, ट्रक जो है भरे हुए खाने के सामान के वो लूटे जाते हैं, अफरा तफरी है। और
पाकिस्तान आर्थिक तौर पर बुरी तरीके से टूट गया है। इसलिए कि ये भी कहा जा, बीच में मैं कह दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी उसको इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने भी उसको इस्तेमाल किया। अब अफ़गानिस्तान का मामला एक तरीके से निपट गया, अफ़गानिस्तान उसको छोड़कर चला गया, तो अब जो है अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। और यदि ज़रूरत की बात करें तो अमेरिका आज भारत को ज़्यादा परफेक्ट मानता, सही मानता है कश्मीर के चीन के मामले में, कि चीन से निपटने के लिए पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता, और जो चीन आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी है और सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चला है और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है हर प्लेटफार्म पर, तो इसको दबाने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से रोकने के लिए, चाहे आर्थिक ताकत हो, चाहे मिलिट्री ताकत हो, चाहे वैज्ञानिक तौर की ताकत हो, उससे रोकने के लिए भारत को अमेरिका इस्तेमाल करके चीन को रोकना चाहता है। और अब पाकिस्तान उसके किसी मतलब का नहीं रहा है, और अमेरिका की आमतौर पर स्थिति भी रही है कि यूज एंड थ्रो, अपना इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। अब उसे कहीं से मतलब कर्जे लेने में भी परेशानी हो रही है, कर्जे भी उन्हें कड़ी शर्तों पे मिल रहे हैं, यानी पाकिस्तान को चलाना मुश्किल हो गया है, जनता विद्रोह कर रही है। और अब आज की तारीख में, पिछले एक दशक में, जब से कहा जा सकता है कि जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने आतंकवाद पर और पाकिस्तान पर नकेल कसने का काम किया है, और तब से पाकिस्तान बहुत तेज़ी से कमज़ोर हुआ है। तो पाकिस्तान अब इन सारे आरोपों से, इन झंझटों से अब निकलना चाहता है, एक साफ सुथरी छवि अपनी मतलब पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। उस पर जो ये आरोप लग रहे थे कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे पाकिस्तान होता है, इस आरोप से भी वो अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। तो दोस्तों, जो मैं असली बात कहना चाह रहा था, जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी ये खबरें तैर रही हैं, कई निर्भीक पाकिस्तान के पत्रकार, या उन्हें कहें कि सेकुलर पत्रकार, जो ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में दोस्ती रहे, अमन शांति रहे, पाकिस्तान दहशतगर्दी को छोड़कर एक अच्छा देश बने और तरक्की करे, तो उसके लिए दहशतगर्दों से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सरकार पर लायबिलिटीज़ हो गए हैं, बोझ बन गए हैं, इसलिए कि अब वो किसी काम के तो रहे नहीं। अब पाकिस्तान सरकार ये मान चुकी है कि हम भारत को किसी भी तरीके से हरा नहीं सकते। सीधे युद्ध में, चारों युद्ध हुए, चारों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। आतंकवाद के जरिए भारत को झुकाने की कोशिश की गई, खालिस्तान बनाने की कोशिश की गई, कश्मीर को भारत से तोड़कर पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान हर मामले में असफल रहा, फेल रहा। तो अब पाकिस्तान की ये सोच बन गई है कि भारत से दुश्मनी रखने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कश्मीर की पीछे जो कई जंग हुई हैं उनसे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, और वो गरीबी में लौट गया है इनके चलते या दहशतगर्दी के चलते। तो अब वो एक अच्छा बच्चा बनना चाहता है, पाकिस्तान अच्छा बच्चा बनना चाहता है, एक अच्छा देश बनना चाहता है, और दहशतगर्द पैदा करने के कलंक को अपने माथे से हटाना चाहता है। तो इसी नीति के तहत, चूँकि अब पाकिस्तान दहशतगर्दी को ख़त्म करके
एक साफ सुथरी नीति पर चलना चाहता है और ये दहशतगर्द उसके लिए लायबिलिटी बन गए, बोझ बन गए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया, कई पाकिस्तान पत्रकार, कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी ये अब दावा कर रहे हैं कि भारी सुरक्षा में रहते हुए भी ये दहशतगर्द आतंकवादी मोस्ट वांटेड, जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं, इनको राह नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया आईएसआई निपटा रही है कि इनको कब तक पालेगी, इन पर कब कितना खर्च करेगी, इनकी सुरक्षा पे कितना खर्च करेगी, इनको जिंदा रखने के लिए कितना खर्च करेगी, इनके चेले चपाटों से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो इन सब झंझटों से मुक्ति पाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी रा और पाकिस्तान की सरकार खुद ही उन दहशतगर्दों को निपटा रही है जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। चूंकि दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान ये भी समझ बैठा है कि आज जब उसके खिलाफ बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के पाले हुए ही आतंकवादी, जो कई अलग अलग नामों से उनके संगठन हैं, वो भी पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि आतंकवादी घटनाएं कितनी खतरनाक होती हैं, किसी देश को कितना खोखला कर सकती हैं। और ये हालात हो गए हैं कि यदि हम पाकिस्तान के शब्दों में मान लें कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा बलूचिस्तान में, पीओके में या सब जगह पाकिस्तान के खिलाफ हमले करवा रही है, हत्याएं करवा रही है, तो अब उसे एहसास हो रहा कि उसने जो इतने दिनों भारत को जख्म दिए थे, अब उसे जख्म मिल रहे हैं, तो उसे कैसा लग रहा है। तो अब वो तौबा करना चाहता है इन चीज़ों से। बल्कि अंदर खाने ये भी खबरें मिल रही हैं कि वो भारत के साथ सामान्य संबंध बनाना चाहता है और पर्दे के पीछे वो ये भी कह रहा है कि आओ बैठकर बातचीत करते हैं, हमने दहशतगर्दी छोड़ दी है, हमने आपके यहाँ दहशतगर्द भेजने बंद कर दिए हैं, आप भी बलूचिस्तान या पीओके या अफ़गान बॉर्डर पर इन गतिविधियों को हवा ना दें, पाकिस्तान विरोधी कथित आतंकवादियों को हथियार ना दें, धन मुहैया ना कराएं, अपनी सपोर्ट ना दें। तो इन कारणों के चलते पाकिस्तान में ये हालात बदले हैं। तो अंत में ये कहते हुए कि ये मतलब अंतिम तौर से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पाकिस्तान मीडिया का हिस्सा जो कह रहा है कि पाकिस्तान ही खुद इन दहशतगर्दों से अब अजीज आ गया है, उनसे निपटना चाह रहा है, उनसे मुक्ति चाहता है, इसलिए आईएसआई उनको ख़त्म कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आम नागरिक को ये नहीं पता होता कि किसी भी देश की खुफिया एजेंसी कहाँ कब क्या काम कर रही है, ना पाकिस्तान के आम नागरिकों को पता है, ना भारत के आम नागरिकों को पता है। तो हम अपने तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भारत पर आरोप लग रहे हैं या कई देशी विदेशी अखबार इस ओर इशारा करते हैं कि इन आतंकवादियों की हत्या में भारत और भारतीय खुफिया एजेंसी रा की भी मतलब का भी हाथ हो सकता है, लेकिन तथ्य किसी के पास नहीं है, सिर्फ इशारे हैं। जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया इन आतंकवादियों को ख़त्म करने में आईएसआई का हाथ बता रहा है, वहीं
पाकिस्तानी सरकार भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ बता रहा है। अब क्या सच्चाई है, हम दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन देखते रहिए, आज नहीं तो कल ये सबूतें भी सामने आई जाएंगे कि इनमें किन की संलिप्तता है और कितने और भारत विरोधी या भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो पाकिस्तान में बचे हैं वो भी एक एक करके ख़त्म किए जाते हैं। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला हो सकता है। और यदि भारतीय रा ऐसा करा रही है तो भारत को भी हक जाता है। जब पाकिस्तान ने भारत पर पिछले दशकों में जो आतंकवादी हमले कराए हैं, कितना नुकसान भारत का हुआ है। अब यदि भारत पलटवार कर रहा है तो इसको कोई नाजायज़ तो ठहरा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध रहें और हम दोस्त बन के रहें, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की नीतियों पर चलें तो यही ज़्यादा बेहतर होगा। युद्ध में या दहशतगर्दी में किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। तो आप लोगों को ये मेरी स्टोरी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने विचारों से कमेंट्स करके अवगत करा सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।